राधे राधे डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर तीसरा वीडियो फिजिक्स का लेकर आए हैं, पार्ट 3 पहले चैप्टर का, और जिसका टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव बताते हैं कि यदि परिमाण में समान किंतु प्रकृति के दो विपरीत आवेशित कण अत्यंत अल्प दूरी पर हों तो ऐसे आवेशों के ऐसे आवेशों के युग्म को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हम आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए कोई माइनस क्यू आवेश है और कोई प्लस क्यू आवेश है, अगर ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर रखे जाएं, बहुत ही अल्प दूरी पर रखे जाएं, तो इस प्रकार से बने सिस्टम को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि माइनस क्यू और प्लस क्यू स्मॉल 2l दूरी पर ये बहुत ही सूक्ष्म दूरी होती है। अगर मान लीजिए केंद्र O हो तो इससे l दूरी पर और इससे भी l दूरी पर दोनों आवेश क्या किए गए हैं? रखे गए हैं। अगर इस सिस्टम को अगर देखें तो इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव बहुत सारे ऐसे यौगिक या अणु होते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, और बहुत सारे ऐसे अणु होते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव की प्रॉपर्टीज़ नहीं रखते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, H2 हो गया, CO हो गया, अमोनिया हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या करते हैं? वैद्युत द्विध्रुव की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। ठीक इसी प्रकार से O2 है, N2 है, H2 है, ये सारी गैसेस हैं, तो इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का लक्षण नहीं रखते हैं। ठीक अगले पॉइंट में हम लोग देते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव को, किसी भी द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण तथा उसके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बताता है। तो चलिए ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर एक आवेश की बात करें तो यहाँ पर एक आवेश स्मॉल q है, और अगर इनके बीच की दूरी देखें तो स्मॉल 2l है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यदि आवेश का परिमाण स्मॉल q है तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल 2l हो, तब द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग p से प्रदर्शित करेंगे, और इस p का मान क्या होगा? q इंटू 2l के बराबर, या इसी को हम लोग p बराबर 2ql लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग बता देते हैं कि जो हमारा p का मान होता है या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है वो किसके बराबर होता है? 2ql के बराबर होता है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस p बराबर 2ql से संबंधित। तो जो हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है यह एक सदिश राशि होता है तथा इसकी दिशा हमेशा माइनस q से प्लस q की ही ओर होती है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी बहुत सारे डेरिवेशंस में हम इसका यूज़ करेंगे। इसके बाद इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम मीटर होता है, और इसी को एक और वर्ड से डे बाई कहा जाता है। ये डे बाई वर्ड है, उसको डे बाई भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा की, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा की बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो विमा होती है वो होती है M0LTA होती है। अब यहाँ पर अगर देखें कि एक डेबाई अगर इसका मात्रक होता है तो एक डेबाई कितने कूलाम मीटर के बराबर होता है? तो ये होता है 3.3 गुणे 10⁻30 कूलाम मीटर के बराबर होता है। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल देखेंगे, इसी पर आधारित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करने के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे लिखा हुआ है HCl अणुओं में H पॉजिटिव तथा Cl नेगेटिव आयनों के एक आवेश वितरण के केंद्रों के मध्य की दूरी 0.2 एंगस्ट्रॉम है, अणु में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले समझना है हमको कि दिया गया है हमको H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन का नेगेटिव आयन दिया गया है, अर्थात दोनों में अगर बात करें तो एक इकाई का आवेश है। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं Q बराबर, हम लोग जानते हैं कि Q बराबर हमारा क्या होता है? N ही होता है। N का मान एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है या एक इकाई है, इसलिए जो इस पर आवेश आता है वो Q बराबर कितना आ जाता है? Q बराबर 1 इलेक्ट्रॉन के आ जाता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश का मान आ जाता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। अब अगर इनके बीच की दूरी की बात करें यानी कि 2l की बात करें तो 2l का मान 0.2 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर, तो 0.2 एंगस्ट्रॉम का मतलब 0.2 इंटू 10⁻10 मीटर हो जाता है। अब यहाँ पर इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करते हैं तो फॉर्मूला होता है P बराबर 2ql। Q का मान और 2l का मान, ये 2l दिया गया है, डायरेक्ट मान रखते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 0.2 इंटू 10⁻10 मान रख दिया जाता है। इसको कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है 0.32 गुणे 10⁻29। फिर इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको लिख सकते हैं P बराबर 3.2 इंटू 10⁻30 कूलाम मीटर। तो इस तरह से ये आंसर मिल जाता है। चलिए ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं। अभी ये जो वैद्युत द्विध्रुव था, अब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण कई सारी स्थितियों में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव से दूर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो
निम्नलिखित दो स्थितियों में मेनली हम लोग ज्ञात करते हैं। पहली स्थिति को कहा जाता है अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, इसी को एट एक्सियल पॉइंट या एंड ऑन पोजीशन भी बोला जाता है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर हम आपको पहले डायग्राम को समझाते हैं। यहाँ पर एक द्विध्रुव ए बी लिया गया है, यहाँ देख सकते हैं एक द्विध्रुव ए और बी लिया गया है। ए पर माइनस क्यू आवेश है और बी पर प्लस क्यू आवेश है। इसका केंद्र ओ लिया गया है, इस केंद्र ओ से आर दूरी पर एक पॉइंट पी लिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ओ से आर दूरी पर एक पॉइंट पी लिया गया है। अब क्योंकि हमने अभी बताया था लास्ट वाले टॉपिक में कि जो द्विध्रुव की पोजीशन होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, तो इस माइनस क्यू आवेश के कारण इस पी बिंदु पर, यहाँ पी बिंदु अक्षीय स्थिति में आ जाता है। अक्षीय स्थिति अक्ष के अनुदिश होती है तथा निरक्षीय स्थिति इसके लंबवत कहीं पर होती है। तो चलिए ठीक है, अभी हम देखेंगे दोनों डेरिवेशंस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना एक द्विध्रुव ए बी, डायग्राम बना लीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा, जिसका केंद्र ओ है, केंद्र देख सकते हैं। ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु कोई पी है, यहाँ पी देख सकते हैं, अक्षीय स्थिति में स्थित है, जिस पर हमको क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर जो तीव्रताएं हैं क्रमशः मान लेते हैं E1 है और E2 है। ये E1 और E2 कैसे होता है, अगर प्लस आवेश है तो तीव्रता हमेशा बाहर की ओर होगी, माइनस आवेश है तो तीव्रता हमेशा अंदर की ओर होगी। उस हिसाब से इसकी दिशा E1 और E2 की बना लेते हैं। तो चलिए ठीक है, इसके बाद देखते हैं, अगर यहाँ से r दूरी है तो इस प्लस क्यू से, क्योंकि ये l दूरी r में से कम हो जाएगी तो ये दूरी r माइनस l हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से माइनस से अगर दूरी देखें तो यहाँ तक r है, यहाँ l है तो r प्लस l हो जाती है। तो दूरियाँ भी इस तरह से आ जाती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि यदि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश कारण p बिंदु की तीव्रताएं E1 और E2 हों तथा O से क्रमशः दूरियाँ r माइनस l और r प्लस l हों, तब प्लस क्यू आवेश कारण तीव्रता कितनी हो जाएगी। तो यहाँ तीव्रता के लिए फॉर्मूला हमको पता ही है, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आवेश का मान कितना है, क्यू है, क्योंकि आवेश का मान क्यू है और दूरी यहाँ से कितनी है, r माइनस एल, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। तो इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश कारण तीव्रता देखते हैं, तो माइनस क्यू आवेश कारण तीव्रता होती है E2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना है Q, और दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है r प्लस एल, तो इसको लिख लेते हैं r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसके बाद देख सकते हैं, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं क्योंकि E1 इज ग्रेटर देन E2 हो तभी परिणामी तीव्रता हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर E1 का मान E2 होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों तीव्रताएं क्या है, विपरीत दिशा में है, E2 इधर आ रहा है और E1 दूसरी तरफ जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दोनों विपरीत दिशा में है, इसलिए जो परिणामी तीव्रता होगी वो E1 माइनस E2 हो जाएगी, क्योंकि विपरीत दिशा में है दोनों। अब समीकरण यहाँ देख सकते हैं, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 से E1 और E2 का मान यहाँ क्या करते हैं, रख देते हैं। तो E1 का मान ये था, E2 का मान ये था, दोनों को रख दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, तो दोनों को यहाँ बाहर लिख लिया। अंदर बचता है कितना, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करते हैं, ये तिर्यक गुणा हो जाता है, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। नीचे क्योंकि ये r माइनस एल है, ये r प्लस एल है, तो स्क्वायर फॉर्म में आ जाता है, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता है। और पूरे का स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर भी हो जाता है। तो इस तरह से इसको फिर क्या करते हैं, आगे कैलकुलेट करते हैं। इसका पूर्ण वर्ग किया तो r स्क्वायर एल स्क्वायर 2rl, क्योंकि बीच में माइनस है तो सारे चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस का r स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2rl हो जाता है। अब इसके बाद r स्क्वायर से r स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाता है, 2rl और 2rl मिलकर कितना हो जाता है, 4rl हो जाता है। तो इस तरह से E का मान आ जाता है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rl बटा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं, यहाँ इसको 4rl इंटू क्यू को इस तरह से कुछ फॉर्म बना लेते हैं, 2 लिख लेते हैं अलग, 2ql अलग, r अलग लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि p बराबर 2ql होता है। तो यहाँ से फाइनली कैलकुलेट होकर क्या आ जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब अगर हम मान लें कि ये जो हमारा r है, r जो है l से बहुत ज़्यादा दूरी पर है या l से बहुत बड़ा है, जैसे यहाँ पर डायग्राम में आप देखें, जैसे ये r दूरी पर जो पॉइंट P लिया हुआ है, अगर मान लें कि ये बहुत ज़्यादा दूरी पर है, ये कहाँ है, बहुत ज़्यादा दूरी पर है, इस केंद्र O से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, तो इसके सापेक्ष ये जो l होगा इसका मान लगभग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ यही दिखाया गया है कि अगर r का मान बहुत बड़ा हो l से, तब l लगभग क्या होगा, 0, और अगर l लगभग 0 होगा तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ l को हम क्या करते हैं, यहाँ l को क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। l को जब 0 करते हैं तो आप देख सकते हैं, जब l को 0 करेंगे तो
आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर होकर आर की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ आर से आर कट जाएगा तो यहाँ 2p/r³ आ जाता है। तो फाइनली अक्षीय स्थिति में अगर तीव्रता की बात करें तो E बराबर आ जाता है 1/4πε0 2p/r³। तो चलिए ठीक है, ये हमारा अक्षीय स्थिति में डेरिवेशन आ गया। यहाँ पर जब भी हमको अक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो तो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं। तो निरक्षीय स्थिति में देख सकते हैं, निरक्षीय स्थिति में डायग्राम हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर एक द्विध्रुव AB लिया गया है। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में हमने बताया था कि अगर अक्ष इधर होता है, निरक्ष ऊपर की तरफ होता है या नीचे की तरफ होता है। तो निरक्ष में हम कोई बिंदु P ले लेते हैं, इस पर +q के कारण एक तीव्रता E1 बाहर की ओर हो जाती है और -q के कारण अंदर की ओर एक तीव्रता हो जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, मान लेते हैं कि माना एक द्विध्रुव AB है जिसका केंद्र O है, O से r दूरी पर यहाँ P है। P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ क्योंकि +q के कारण जो तीव्रता होगी E1 बाहर की ओर होगी और -q के कारण जो तीव्रता E2 होगी वो अंदर की ओर होगी। तो इस तरह से हमने डायग्राम में इसको समझा रखा है। और अगर इनके दूरियों की बात करें तो इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी क्योंकि समान होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई थीटा कोण बने तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। और ये L है और ये इधर R है, तो √r² + L² पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर दूरी आ जाती है। और यही दूरी इसकी भी होती है, यही दूरी इसकी भी होती है। क्यों? क्योंकि आवेश के परिमाण क्या है, इस P बिंदु से समान है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर हम लोग तीव्रताएं मान लेते हैं कि E1 और E2 बाहर की ओर हैं, उनकी दूरियां समान हैं। तब +q आवेश कारण जो तीव्रता होगी वो होगी E1 बराबर 1/4π, देख सकते हैं 1/4πε0 q/r², √ के अंदर L² का होल स्क्वायर। इसको करते हैं तो ये फॉर्मूला निकल कर आ जाता है, √ यहाँ पर हट जाता है। इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार से -q के कारण तीव्रता निकालेंगे तो फिर से इसका स्क्वायर होगा और सेम वही वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करते हैं। इस P बिंदु पर हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर P बिंदु डायग्राम छोटा है तो यहाँ P बिंदु को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर P बिंदु को समझने के लिए यहाँ थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। यहाँ पर P बिंदु के लिए एक अलग से स्ट्रक्चर हमने बनाया है। यहाँ पर ये P बिंदु है, P पॉइंट को समझाने के लिए हमने तीव्रता E1 इधर लिया, E2 इधर लिया। अब क्योंकि E1 E2 है तो इसकी जो परिणामी तीव्रता होगी यहाँ कहीं बीच में होगी और इसके दो घटक होंगे, एक ऊपर की तरफ जाएगा जो कि साइन थीटा के फॉर्म में होगा, एक इधर जाएगा क्षैतिज दिशा में जो कि कॉस थीटा के रूप में होगा। ठीक इसी प्रकार से इसके भी दो घटक, एक ऊपर की तरफ साइन थीटा के फॉर्म में, एक इधर की तरफ कॉस थीटा के फॉर्म में, जो कि डायग्राम में बढ़िया तरीके से आपको क्या किया गया है, दिखाया गया है। अब क्योंकि E1 और E2 का मान ये देख सकते हैं यहाँ पर बराबर है, तो ये जो साइन थीटा वाले घटक हैं जो कि विपरीत दिशाओं में, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे, ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो कुल मिला के परिणामी तीव्रता हमको इस दिशा में मिल जाती है, जो कि क्या हो जाती है, E बराबर E1 cos थीटा + E2 cos थीटा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ अगर देखें तो परिणामी तीव्रता को हम लोग लिख सकते हैं E बराबर E1 cos थीटा + E2 cos थीटा। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देख सकते हैं फिर से एक बार, समीकरण 1 और 2 से E1 और E2 का मान इस परिणामी तीव्रता में क्या करते हैं, रख देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, समीकरण 1 से E1 और E2 का मान रखा, तो क्योंकि E1 और E2 का मान बराबर था और cos थीटा अलग अलग था, तो cos थीटा मिलकर 2 cos थीटा हो जाता है। कॉमन ले लिया जाता है 1/4πε0 q/r² + L² को, तो यहाँ 2 cos थीटा बच जाता है। इसको बना लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 3। और उसके बाद अब cos थीटा के लिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक त्रिभुज लिया है, ये वाला त्रिभुज लिया है, यहाँ थीटा बना। और cos थीटा की जब भी बात करते हैं तो cos थीटा के हिसाब से cos थीटा को जो मान होता है यहाँ से, cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि L/, कर्ण का मान है √ के अंदर r² + L²। तो ये वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, cos थीटा के लिए त्रिभुज का नाम लिखा है, यहाँ cos थीटा का मान निकाला L/r² + L²। √ को हम लोग पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिख लिया। अब इस cos थीटा का मान इस समीकरण नंबर 3 में क्या करते हैं, रख देते हैं। तो यहाँ समीकरण 3 में जब रखते हैं तो यहाँ मान देखिए 1/4π, 2 को इधर ले आते हैं तो 2q r² + L² और ये माना जाता है r² + L² पावर 1/2। अब क्योंकि यहाँ पर r² L² की पावर 1 है और यहाँ r² + L² पावर 1/2, तो 1 + 1/2 एक जैसी चीज़ें होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 1, तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो पावर होती है वो 1 + 1/2 यानी कि क्या हो जाती है, 3/2
2 हो जाती है। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो मान आता है P अपॉन क्या जाता है, सॉरी यहाँ पर जो मान होता है वो 2Q अपॉन R स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर ऊपर वैल्यू देख सकते हैं 2Q और L है, तो P बराबर 2QL, तो इसकी जगह सब्सटीट्यूट करते हैं P और नीचे वाले मान में 3/2 पावर कर लेते हैं। तो चलिए ठीक है, अब उसके बाद फिर से वही प्रक्रिया करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर R बहुत ज़्यादा L से बड़ा हो तो L का मान लगभग क्या होता है, 0 होता है। तो L का मान जब 0 होगा तो यहाँ पर R स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाता है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2 से 2 कट जाता है, पावर 3 आ जाती है। तो फाइनली हम देख सकते हैं कि जो E का मान निरक्षीय स्थिति में है वो आ जाता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R क्यूब। तो इस तरह से हम लोग अक्षीय स्थिति में मान देखते हैं कि ये आता है 2P/R क्यूब और निरक्षीय स्थिति में हम लोग मान देखते हैं कि आता है P/R क्यूब। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमको निकालने के लिए आ जाए तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक द्विध्रुव AB लिया गया है, इस पर एक पॉइंट O लिया गया है, इससे दूर स्थित R दूरी पर स्थित एक बिंदु P लिया गया है। डायग्राम को अच्छे से आप लोग नोट्स को वीडियो को पॉज करके डायग्राम अच्छे से बना सकते हैं और एक एक पॉइंट को पहले समझ लीजिए, उसके बाद वीडियो को बार बार सुने, अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट यहाँ पर हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर R दूरी पर स्थित लिखा हुआ है, हम लिखे हैं माना एक द्विध्रुव AB है जिसके केंद्र O से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यह द्विध्रुव के केंद्र O से अक्षीय स्थिति के घटक, अब अक्षीय स्थिति का घटक क्योंकि ये अक्ष पर है तो इसका जो घटक होगा इसके सापेक्ष इसका जो घटक होगा वो P cos थीटा हो जाएगा और इधर वाला जो घटक होगा वो P sin थीटा और इधर P हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है, हमने अभी वहाँ लास्ट टाइम देखा था कि -Q से +Q की ओर ही कोई बिंदु P या द्विध्रुव आघूर्ण लिखा जा सकता है। तो चलिए ठीक है, इस P के दो घटक हो जाते हैं, इधर P cos थीटा हो जाता है, इधर P sin थीटा हो जाता है। तो चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए इस P cos थीटा के कारण एक तीव्रता E1 बाहर की ओर हो और इस P sin थीटा के कारण एक तीव्रता ऊपर की ओर हो E2, तो इसका जो परिणामी होगा E कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे कि यहाँ पर हमने डायग्राम में यहाँ अलग से इसको मेंशन कर रखा है। तो ये E जो होगा इन दोनों के सदिश सम के क्या होगा, बराबर होगा। इनकी परिणामी तीव्रता क्या होगी, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड यानी अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में जो तीव्रताएं होंगी दोनों के सम के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद यदि द्विध्रुव का केंद्र O से अक्षीय स्थिति में घटक P cos थीटा के कारण तीव्रता E1 हो, जैसा कि यहाँ हमने बताया कि E1 हो, और अगर P sin थीटा के कारण निरक्षीय स्थिति में जो तीव्रता है वो क्या हो, E2 हो, तब इनकी परिणामी तीव्रता E बाहर की ओर होगी। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्षीय स्थिति की बात करें तो अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R क्यूब, क्योंकि P अकेला नहीं है, P के साथ क्या है, cos थीटा। तो cos थीटा लिख लिया, तो इसको बना लिया समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार से हम लोग E2 की अगर बात करें तो E2 में होता है P/R क्यूब, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में है, क्योंकि यहाँ sin थीटा का कारण है, P sin थीटा का कारण, तो P sin थीटा लिखते हैं, समीकरण बना लिया 2। अब क्योंकि हम जानते हैं कि सदिशों के समांतर चतुर्भुज का नियम हमने क्लास 11th में वेक्टर में पढ़ा था कि अगर E बराबर E1 + E2 है तो इसका जो परिणामी होगा वो √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 यहाँ दिया गया है और समीकरण 2 यहाँ दिया गया है। समीकरण 1 और 2 से हम क्या करते हैं, E1 और E2 का मान यहाँ पर इस समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ मान रखा गया है, देखिए आप देख सकते हैं, रखने के बाद मान देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा/R क्यूब का होल स्क्वायर किया, इधर क्या किया 1/4 पाई P sin थीटा अपॉन R क्यूब का होल स्क्वायर किया। अब क्योंकि यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R क्यूब दोनों में है और स्क्वायर फॉर्म में है, तो अंडर रूट से क्या होता है, ये बाहर आ जाता है। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पर कॉमन ले लिया है। तो चलिए कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ क्योंकि 2 cos थीटा है तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 और cos थीटा का मतलब cos स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है sin थीटा अकेले, sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, 4 cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, यहाँ वैल्यू में सब्सटीट्यूट करते हैं तो E का जो मान होता है ये यहाँ देख सकते हैं कि 4 cos स्क्वायर थीटा और 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा
थीटा एक 4 में से घट जाता है, तो यहाँ बचता है 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर है वो आ जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ और अंडर रूट के अंदर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अब अगर यहाँ पर यदि परिणामी क्षेत्र ई की दिशा की बात करें, अगर मान लें जैसा कि यहाँ डायग्राम में हमने मेंशन किया था कि यहाँ पर दिशा अगर फाई दी गई है तो इनके बीच का जो कोण होगा वो कितना हो सकता है। तो tan फाई का मान हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो घटक हैं, एक क्षैतिज घटक है, एक ऊर्ध्वाधर घटक है, तो फाई का मान हमेशा क्या आ जाएगा, tan फाई का मान आ जाएगा E2/E1, यानी कि लंब घटक बटा आधार का घटक। तो दोनों का मान भी हम लोग जानते हैं, तो 1/4 पाई p sin थीटा अपॉन r³ और यहाँ 1/4 पाई 2p/r cos थीटा r³ cos थीटा अपॉन r³। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से वो कट जाता है, यहाँ से p से p कट जाएगा। तो फाइनली इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद 1/ क्या आ जाता है 2 tan थीटा आ जाता है। तो इन दोनों घटकों के बीच का कोण भी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अगर हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तो वो भी हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर अगला टॉपिक देखते हैं। ये अगला टॉपिक और आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। यहाँ पर दिया गया है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। तो सबसे पहले बता दें कि यहाँ पर बलयुग्म क्यों बोला जाता है। बलयुग्म इसलिए बोला जाता है कि जब भी किसी द्विध्रुव को निरक्ष पर या किसी थीटा कोण पर, अक्ष के सापेक्ष किसी थीटा कोण पर रखा जाता है तो -q और +q के कारण उस वैद्युत क्षेत्र में एक बल लगने लगता है। तो एक बल -q के कारण लगता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया, और एक बल +q के कारण लगता है जैसा कि दिखाया गया। अब यहाँ पर दो बल लग जाते हैं, यानी कि बलों का क्या बन जाता है, युग्म, इसलिए इसको बोला जाता है बलयुग्म। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि इस बलयुग्म के कारण कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र ई दिया गया है आपको, उसमें एक क्या किया गया, वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है जिस पर -q और +q आवेश हैं। दोनों के बीच की दूरियां 2l दी गई हैं जो कि बहुत ही सूक्ष्म है। तो चलिए ठीक है, इसको समझते हैं। लिखा हुआ है, माना एक द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। वैद्युत क्षेत्र ई के कारण +q पर एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश तथा -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है जो द्विध्रुव को घुमाने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो ये देखिए, ये -q के कारण इधर हो सकता है घूमे और +q के कारण इधर। तो फाइनली ये इसको क्या कर देता है, ऐसे रोटेट कर देता है। तो क्षेत्र में ये तब तक इसको प्रयास करता है जब तक कि इसको रोटेट न कर दे। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अतः दोनों बलों के कारण द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कि उसे ई की दिशा में लाने का क्या करता है, प्रयास करता है। और क्योंकि ये इसको घुमाने का प्रयास करता है और ये घूमना नहीं चाहता है, इसलिए इसको बोला जाता है प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण। अब प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। अतः टाउ बराबर हम लोग लिख सकते हैं, टाउ बराबर इसमें से एक बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। क्योंकि यहाँ पर हमको लंबवत दूरी नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, साइड में हमने एक डायग्राम बनाया है त्रिभुज, उनके बीच की लंबवत दूरी समझने के लिए अगर इसको ABC इस तरह से मेंशन कर लें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये कर्ण का जो यहाँ थीटा कोण बना हुआ है, कर्ण पे 2l है और यहाँ पर आधार है और ये है। अगर हम साइन थीटा का मान ज्ञात करें तो यहाँ से हो जाता है BC/AB, या BC हमारी यहाँ पर लंबवत दूरी है, तो लंबवत दूरी निकालने के लिए ये हो जाता है मान कितना, BC = 2l sin थीटा। तो लंबवत दूरी भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं इस डायग्राम से, यहाँ शॉर्ट डायग्राम में देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ टाउ का मान लिखते हैं। टाउ का मान है, टाउ का एक बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल यानी कि F और उनके बीच की दूरी मतलब 2l sin थीटा। अब क्योंकि F का मान हम लोग जानते हैं कि QE के बराबर होता है, इसका मान QE रख देते हैं। अब QE रख देते हैं तो यहाँ 2l × Q में बन जाता है P। तो फाइनली टाउ का मान क्या आ जाता है, PE sin थीटा के बराबर आ जाता है। तो टाउ का मान आ जाता है PE sin थीटा। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमने देख रखे हैं, क्योंकि टाउ का मान आ जाता है PE sin थीटा और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर कुछ नोट में पॉइंट्स देखते हैं। लिखा हुआ है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के समांतर हो तब थीटा बराबर क्या होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर, अगर वैद्युत द्विध्रुव ये इस स्थिति में ना होकर इस स्थिति में होता तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाती है, अर्थात इनके बीच का कोण क्या हो जाता, 0। तो अगर इनके बीच का कोण 0 होता तो sin 0 का मान 0 हो जाता। टाउ बराबर sin 0 का मान 0 रखने पर पूरा टाउ का मान क्या हो जाता, 0 हो जाता। ठीक इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, दूसरा पॉइंट देख सकते हैं कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा
के लंबवत रखा जाए, छेद की दिशा के लंबवत यानी कि क्षेत्र आपका इस दिशा में है, इसके लंबवत यानी इनके बीच का कोण कितना हो जाता 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो जाता तो कुछ इस प्रकार से थीटा बराबर 90 साइन 90 का मान 1, तो टाउ बराबर क्या हो जाता पी 90, तो पी आ जाता टाउ बराबर पी, और ये टाउ का क्या होता मैक्सिमम मान होता है, टाउ मैक्स बराबर पी लिख सकते हैं। ये मैक्सिमम मान के लिए मैक्स वर्ड यूज़ किया जाता है, तो टाउ के नीचे मैक्स लगा लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम तीसरी स्थिति देख लेते हैं कि यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के समांतर परंतु विपरीत दिशा में हो तो थीटा का मान कितना हो जाता 180। यहाँ देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए क्षेत्र इस दिशा में है और ये इस दिशा में हो जाता तो थीटा का मान कितना हो जाता है, यहाँ से घूमकर 180 हो जाता है। तो 180 के हिसाब से यहाँ वैल्यू रखते हैं, 180 का मान भी 0 होता है, तो यहाँ टाउ का मान फाइनली क्या आ जाता है 0, अर्थात इस पर कोई बलयों कार्य नहीं करता। तो आज के टॉपिक में हम लोग इतना ही रखेंगे। आप सबसे यही अनुरोध है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, क्योंकि और जो भी चीज़ें ना समझ में उसको बार बार रिपीट करके पॉज करके लिख कर बार बार देखें तो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए ठीक है, आज ये पहला चैप्टर हम लोगों का तीसरे वीडियो में कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। न्यूमेरिकल का अगला वीडियो आने वाला है, उसको ज़रूर देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कुछ और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।